जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने वेव्स का पोर्शन जो था वो स्टार्ट किया हुआ था, तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने वेव स्पीड, वेव इक्वेशन और वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र जो था वो डिस्कस किया था, पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशन। ठीक है, या इसके बाद आपके पास 2-3 सिंपल से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो कि ये कह लें आपके एफएससी से लिंक करते हैं। तो इसको मैं एचआरके से नहीं करवा रही, ये इस बुक से करवा रही हूँ। ये नोट्स टाइप बना हुआ है, तो इजीली आप यहाँ से इसको कंसेप्चुअली इजीली से पिक कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज जो है 2 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, एक इंटरफेरेंस का और दूसरा स्टैंडिंग वेव्स का। ठीक है, तो इसमें हमने जो करना है, इंटरफेरेंस में हमने देखना है कि इंटरफेरेंस होती क्या है, वेव्स की कितनी टाइप्स की है और किन पॉइंट्स पे जाके आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और किन किन पॉइंट्स पे जाके डिस्ट्रक्टिव होती है। तो पहले आप इसको कंसेप्चुअली देखोगे, ठीक है, उसके बाद इसका मैथमेटिकल करेंगे और फिर वो पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पे जाके ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होती है। सो सबसे पहले आपने डिफाइन करना है व्हाट इज़ इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एनालिटिकली। एनालिटिक का मतलब है मैथमेटिकली आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स होती क्या है आपके पास। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल वेव्स मीन एक जैसी वेव्स। एक जैसी वेव्स कैसी होती है, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, हैविंग सेम वेवलेंथ एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपके पास इस तरह की 2 आइडेंटिकल वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो वो आपस में क्या होंगी, कंबाइन होंगी। सो देयर रिजल्ट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो जो रिजल्ट बनेगा उनका दोनों के कंबाइन होने से उसको हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव, कि दोनों वेव्स इंटरफेयर हो गई हैं यानी कंबाइन हो गई हैं। अब वो इंटरफेरेंस किस तरह की है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, वो डिपेंड करता है ये जो वेव्स हैं इनके फेज पे। सो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स आर इन फेज, इन फेज का मतलब होता है कि अगर क्रस्ट है तो एक वेव का क्रस्ट है तो दूसरी वेव का भी क्रस्ट हो, और अगर एक का ट्रफ है तो दूसरी वेव का भी ट्रफ हो। ठीक है, तो उसको हम इन फेज कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह की है कि एक वेव का क्रस्ट है दूसरी का ट्रफ है तो उसको आउट ऑफ फेज कहते हैं। सो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स आर इन फेज, क्या कहते हैं कि अगर दोनों वेव्स जो हैं वो इन फेज हैं और वो कंबाइन होती हैं एंड कंबाइन टुगेदर, देयर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम। तो उनका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एंड व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स आर आउट ऑफ फेज एंड कंबाइन टुगेदर, देयर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी बिकम जीरो। और जब दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी तो वो कंबाइन होंगी, तो उनका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या है, कि अगर उसकी कंडीशंस क्या हैं कि आपके पास 2 आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए। 2 आइडेंटिकल वेव्स वाई, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो फिर जो रिजल्टेंट वेव आपको मिलेगी उसको हम कहते हैं द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। सो रिजल्टेंट वेव फॉर्म जो है वो डिपेंड करती है फेज ऑफ 2 वेव्स, यानी 2 वेव्स के फेज पे डिपेंड करती है रिजल्टेंट वेव फॉर्म। कि अगर तो इन फेज होंगे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर वो दोनों वेव्स जो हैं वो आउट ऑफ फेज होंगी तो आपके पास एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होंगे। सो आगे देखते हैं कि आपके पास कितनी टाइप की इंटरफेरेंस है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप किसको कहते हो, किस टाइप की इंटरफेरेंस को कहते हो। तो इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस when two identical waves having same amplitude and same wavelength are traveling in the same direction, both to combine together in phase। ठीक है, कि अगर आपके पास इंटरफेरेंस टू वेव्स की होती है और उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कहेंगे, जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा, सेम वेवलेंथ होगी, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, तो वो आपस में कंबाइन होंगी इन फेज। तो इस इन फेज होने की वजह से क्रस्ट ऑफ द वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ द सेकंड वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द सेकंड वेव। सो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हैज़ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा,
ठीक है? ये आपके पास जो सॉलिड लाइन ब्लैक नज़र आ रही है, ये कह लें कि ये वन वेवलेंथ है। ये जो डॉटेड में आपके पास है, ये अदर सेकंड वेव है। ठीक है? तो इनका आप देख लें एम्पलीट्यूड भी सेम है, इनकी वेवलेंथ्स भी सेम है, सेम डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही हैं। तो और एक का क्रस्ट है तो दूसरे का क्रस्ट है, एक का ट्रफ है तो दूसरे का ट्रफ है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी इनकी, तो वो भी बिल्कुल ये कह लें ये कह लें इन फेज़ होगी आपके पास। ये अगर आप ये कहते हो कि ये इन फेज़ हैं, तो इनके क्रस्ट जो है एक वेव का दूसरी वेव के क्रस्ट पे फॉल करेगा और ट्रफ जो है वो दूसरी वेव के ट्रफ पे फॉल करेगा, और इसको हम कहते हैं ये इन फेज़ है। और जब ये इन फेज़ होंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, ये तो आपका कंसेप्चुअली था। मैथमेटिकली आगे जाके देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को हम कैसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेना है। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव when two identical waves having same amplitude and same wavelength are traveling the same direction, both को combine together in out of phase। जब वो out of phase combine होंगी तो that interference is called destructive interference। It means the crust of first wave fall on the trough of the second wave, and trough of the first wave fall on the crust of the second wave। So resultant waveform has a zero amplitude and intensity। तो उनका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ज़ीरो होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये लीजिए, अगर ये वेव है आपके पास वन वेव और ये आपके पास सेकंड है, तो एक का ये कह लें कि क्रस्ट है, ठीक है? तो दूसरे का यहाँ पे क्या होगा, ये ज़रा मिस हुआ है, ये दूसरे का ट्रफ होगा। इस तरह से देख लें, ये सेकंड है, अगर एक का ट्रफ है तो दूसरे का क्रस्ट है, अगर एक का क्रस्ट है तो दूसरे का ट्रफ है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा, एम्पलीट्यूड भी ज़ीरो हो जाएगा और इंटेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे मैंने आपको बताया था कि हमने इसका असल में क्या करना है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है। ये मैथमेटिकली देखेंगे कि किन पॉइंट्स पे जाके इंटरफेरेंस जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करती है और किन पॉइंट्स पे जाके वो मिनिमम एम्पलीट्यूड शो करती है। So consider two sinusoidal waves of same amplitude ym and same frequency omega having phase angles phi 1 and phi 2 are traveling along positive x direction। अब ये देख लें कि तीन चीज़ें इसमें सेम है, एक एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तीसरी बात है कि वो सेम डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस किसका है, फाई वन और फाई टू का डिफरेंस है। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आर गिवन एज। तो क्या करेंगे फिर, ये हमारे पास वन वेव है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये सेकंड वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देख लें, ओमेगा उसमें भी और उसमें भी सेम है, वाई एम इसका भी और इसका भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है और ये फ्रीक्वेंसीज भी सेम है। माइनस ओमेगा टी इसका मतलब है कि दोनों ही आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही हैं। अब यहाँ पे फाई वन और फाई टू फेज डिफरेंस है दोनों का, अगर तो ये इन फेज होंगी तो कंस्ट्रक्टिव होगी, अगर ये आउट ऑफ फेज होगी तो डिस्ट्रक्टिव होगी। तो हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं। ये वाई वन जो है, ये वेव वन का एम्पलीट्यूड है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वाई एम जो है, ठीक है। और ये वाई टू जो है दैट इज ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव विच डिपेंड ऑन एक्स एंड टी। सो अगर हमने इसका रिजल्टेंट लेते हैं, हमने कहा था कि अगर एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो वो दोनों कंबाइन होंगी। अगर कंबाइन होंगी तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। दोनों के डिस्प्लेसमेंट वेव वन का भी ऐड अप हो जाएगा, वेव टू का भी, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास। तो वो देखेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट कैसा आता है, मैक्सिमम आता है, मिनिमम आता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी कैलकुलेशन पे। सो हमने वेव वन का एक्सप्रेशन लिख लिया, वेव टू का एक्सप्रेशन लिख लिया। अब देखिए वाई एम और वाई एम दोनों इसमें भी है, इसमें भी, इसको कॉमन निकाल लेंगे। ये यहाँ पे गलती से साथ ही लिखा गया हुआ है, ठीक है। साथ क्या आ जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई वन, और ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू आ जाएगा। आपने इसको क्या करना है कि ऐड करना है। अब ऐड किस तरह से करेंगे, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ जाएं अपने एफएससी में, तो हमारे पास यहाँ फार्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का,
ठीक है, ये यहाँ पे वाई एम नहीं है, ये कॉमन निकाल लिया था। ठीक है, तो अगर हम ये प्लस में है, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, वाई एम कॉमन निकाला हुआ है वैसे ही रह जाएगा, फार्मूले का 2 साइन। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव वन, ये इतना अल्फ़ा है, प्लस बीटा क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव टू, ये बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। तो ये आपने फार्मूला प्लेस कर दिया मैथमेटिक्स का कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं और कुछ प्लस हो रही होंगी। ये के एक्स और ये के 2 के एक्स, 2 से कैंसिल आउट हो गया तो अकेला क्या आ गया, के एक्स आ गया। इसी तरह माइनस ओमेगा टी 2 माइनस ओमेगा टी, फिर 2 से कैंसिल आउट होके कि ये क्या आ गया, माइनस ओमेगा टी माइनस। अब यहाँ पे ये माइनस है फाइव वन, तो इसको भी यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो प्लस फाइव टू बाई टू आ गया। अब ये क्योंकि दोनों डिफरेंट थे तो ये कैंसिल नहीं हो रहे, ठीक है, ये ऐड हो गए। इसी तरह इधर आएंगे तो अब ये देख लें कि के एक्स पॉजिटिव माइनस के एक्स नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह गया आपके पास, पॉजिटिव फाइव टू माइनस फाइव वन ओवर टू। सो ये आपका अब रिजल्टेंट वेव का ये कह लें डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो रिजल्टेंट वेव जो है वो क्या किसकी इक्वल आई है कि ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन एक्स एंड टी विच इज़ इक्वल टू 2 y m। अब यहाँ पे कॉल फाइव टू माइनस फाइव वन ये फेज डिफरेंस को शो कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम डेल्टा फाइव बाई टू से रिप्लेस कर देंगे, यानी फाइव टू माइनस फाइव वन दैट इज़ द फेज डिफरेंस, उसको डेल फाइव बाई टू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये फाइव वन और फाइव टू यानी ये दोनों फेज ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको कोई भी ये कह दे सकते हैं कि ऐड होके भी वो फेज ही आना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको फाइव प्राइम के नाम से या फाइव डैश के नाम से राइट कर देंगे, बजाय इसके कि ये हम पूरा एक्सप्रेशन लिखें, इसको फाइव डैश कह देंगे, यानी ये एक तरह से एवरेज फेज आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये साइनोसाइडल करैक्टर को शो कर रही है, यानी जो वेव मूव कर रही है वो साइनोसाइडल करैक्टर है उसका ना। तो अब यहाँ पे देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड कर रहा है असल में इस फैक्टर पे, यानी अगर आप देखो तो एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, इतने फैक्टर के, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था कि आपकी जो वेव्स आपने कंसीडर की थी वो यहाँ पे साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये तो उसका आपके पास साइनोसाइडल करेक्टर था। वाई एम की जगह पे यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड। तो वाई एम की जगह पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल रिजल्टेंट वेव का एक्सप्रेशन भी वैसा ही बनता है। तो इसका मतलब है ये इतना जो है, ये इतना पार्ट जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का। तो ये इसी पार्ट ने बताना है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और किन पॉइंट्स पे होगी। सो हम देखते हैं अभी कि ये एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम कब होगा, अगर आप ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, तो ये 2 y m कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा, अगर ये वाला फैक्टर जो है या +1 की इक्वल हो या -1 की इक्वल हो, ठीक है। तो हमारे पास तब या पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो एम्पलीट्यूड या नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर जो है आपके पास y m होगा, आपके पास मैक्सिमम जो है वो +-1 होगा तो मैक्सिमम आएगा। सो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे cos डेल फाइव बाई टू विच इज़ इक्वल टू +-1। अब यहाँ पे हमने देखना है कि डेल फाइव बाई टू यानी कॉज यहाँ पे हम क्या रखें डेल फाइव बाई टू की जगह पे कि वो या तो +1 आए या -1 आए, यानी डेल फाइव बाई टू हमारे पास क्या होना चाहिए। अच्छा, वो अगर हम ज़ीरो रखते हैं, यहाँ पे कॉस ज़ीरो करोगे तो 1 आ गया। इसी तरह अगर हम पाई रखते हैं तो फिर भी
-1 आ गया, फिर 2 पाई करोगे तो इस तरह से 3 पाई करते जाओगे तो 1 -1 1 -1 ये रेंज चलती रहेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर डेल फाई बाई 2 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई आता है तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा। अब यहाँ से फिर हमने फेज़ डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेनी है कि कितना दोनों का फेज़ डिफरेंस हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सो ये 2 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 पाई आ गया, ये पाई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपके पास ये रहे जी, ठीक है। तो 2 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई आ गया, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को 4 से किया 8 आ गया। तो ये आपके पास इस तरह से आता जाएगा, ये ले जी। सो अब आपने देखना है कि अगर हम उस एम्पलीट्यूड को फेज़ डिफरेंस की फॉर्म में नहीं देते, अगर हम लेते हैं पाथ डिफरेंस, फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि फेज़ डिफरेंस इक्वल होता है पाथ डिफरेंस के, लेकिन यहाँ पे 2 पाई ओवर लैम्डा, यानी ये वेव वेक्टर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है 2 पाई ओवर लैम्डा, यानी ये फार्मूला है, ड्राइव फार्मूला है कि फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से अगर आपने पाथ डिफरेंस यानी कितना पाथ डिफरेंस हो तो क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगा, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करेगा, तो वो चीज़ हमने लैम्डा की फॉर्म में भी निकाल लेनी है। सो यहाँ से अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, डेल फाई लैम्डा ओवर 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए, फाई की वैल्यू रखते जाएंगे, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 2 पाई रखोगे तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा, 4 पाई रखोगे 2 लैम्डा। इस तरह आपने डेल फाई की वैल्यूज़ रखते जाना है और आपके पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आती जाएगी। तो अगर आप इसको जर्नल करते हो तो जर्नल करेंगे तो वो आपके पास एम लैम्डा आ जाएगा, यानी एम आपके पास 0 1 2 सो ऑन चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास फेज़ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, तो आपके पास जो वेव है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, ठीक है। और ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है। इसी तरह से आपने इसका डिस्ट्रक्टिव का निकाल लेना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी ये पूछी जा सकती हैं। सो दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट मीन्स क्रस्ट ऑफ फर्स्ट वेव फॉल ऑन द ट्रफ, क्रस्ट ऑफ द सेकंड वेव एंड ट्रफ ऑफ द फर्स्ट वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द सेकंड वेव। तो इसी तरह से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, अगर हमारे पास कॉस डेल फाई बाई 2 मिनिमम है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमने उसके लिए किया था मैक्सिमम के लिए कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब ये फैक्टर मैक्सिमम होगा। इसी तरह एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब ये वाला फैक्टर मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब ये ज़ीरो होगा। सो आपने यहाँ पे क्या करना है कि कॉस डेल फाई बाई 2 यानी डेल फाई बाई 2 की जगह पे हम कौन कौन सा एंगल रखें कि आपके पास वो ज़ीरो शो हो। तो वो क्या होगा, 90 कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो, 3 पाई बाई 2 ज़ीरो, 5 पाई बाई 2 ज़ीरो। इसका मतलब है कि डेल फाई बाई 2 जो है वो हमारे पास पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 यानी सो ऑन। अगर ये एंगल्स आएंगे तो हमारे पास क्रस्ट जो है वन वेव का वो ट्रफ पे फॉल करेगा और ट्रफ जो है वन वेव का वो फर्स्ट वेव के क्रस्ट पे फॉल करेगा। सो डेल फाई जो है अगर आप निकालते हो यहाँ पे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड 7 पाई। सो इसी तरह आपने पाथ डिफरेंस के फार्मूले में ये एंगल्स प्लेस करके देख लेने हैं, तो वहाँ पे देखना है कि वेवलेंथ की फॉर्म में और आपके पास कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये देखें कि हमने इसको जब जर्नल लिखना है तो m प्लस 1/2 नहीं, ये आपके पास 1/2 इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, ये ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। यानी कि यहाँ पे आप 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2, और अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, अगर आप यहाँ पे 4 रखते हो तो 5 बाई लैम्डा बाई 2, सो ऑन।
ये इस तरह से चलेगा। इसका मतलब है अगर आपके पास पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है तो कंस्ट्रक्टिवली वेव इंटरफेयर कर रही है, और अगर आपके पास वो ऑड मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है तो वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। इट मीन्स क्रस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द सेकंड वेव एंड ट्रफ ऑफ द फर्स्ट वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ द सेकंड वेव। सो इस तरह से आपने ये टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले आपने उसका कंसेप्ट देखना है। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं, फिर अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ये लें जी कि इंटरफेरेंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, इंटरफेयर कब करेंगी, इन फेज़ क्या होता है, आउट फेज़ क्या होता है, फिर आपने उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट करने के बाद आपने, ठीक है, मैथमेटिकली आपने बताना है कि किन पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है और किन पॉइंट्स पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता टॉपिक है जो हमने करना है स्टैंडिंग वेव्स का। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में नहीं करेंगे स्टैंडिंग वेव्स का, हमने सिर्फ ये देखना है कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं और उसमें किन किन पॉइंट्स पे नोड्स और एंटी नोड्स जो हैं वो बनते हैं, यानी इसका भी एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है हमने डिस्कस करना है। सो what are the standing waves? When two identical waves having same amplitude, same frequency, traveling along the string in opposite direction. पीछे हमने जो इंटरफेरेंस में देखा था कि एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट वो ट्रेवल कर रही है इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्टैंडिंग वेव्स में कि वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, बोथ कंबाइंड टुगेदर एंड देयर रिजल्टेंट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स। क्योंकि यहाँ पे आपके पास इन पॉइंट्स में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती ये नोड्स में, तो इसका मतलब है सारी एनर्जी इनकी बिटवीन जो है वो स्टैंड कर रही है, तो इसलिए इनको आप स्टैंडिंग वेव्स कहोगे। सो पॉइंट्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स वेयर डिस्प्लेसमेंट आर जीरो आर कॉल्ड नोड्स एंड पॉइंट्स where displacements are maximum are called antinodes. The distance between two consecutive nodes or antinode is equal to lambda by 2. ठीक है, तो अब आपके पास यानी नो स्टैंडिंग वेव्स के वो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, उसको आप क्या कहोगे, नोड्स कहेंगे। ठीक है, और जिन पॉइंट्स में आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एंटी नोड। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अगर आप यहाँ पे देखो तो नोड और एंटी नोड के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 है। एंटी नोड और एंटी नोड के बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड के बिटवीन देखो तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, लैम्डा बाई 2 है। लेकिन अगर आप एक एंटी नोड और नोड का लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। ये भी हम मैथमेटिकली जब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि ऐसा ही होता है। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए या एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए हमने टू साइनोसाइडल वेव सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की जो है वो कंसीडर करनी है, ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है और एक नेगेटिव की तरफ। ये आप इस फिगर से भी चेक कर सकते हो कि ये वाली जो शेडिड है, ये वाली, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है और ये वाली जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। सो यहाँ पे फिर हमने इनका टू डिस्प्लेसमेंट लेना है, वन वेव का और सेकंड वेव का। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, दूसरी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। दोनों को हमने कंबाइन करना है क्योंकि इसमें दोनों वेव्स कंबाइन हो रही हैं, बिल्कुल पहले की तरह हमने दोनों का सम अप लिया तो आपके पास रिजल्टेंट वेव का क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाना है, यानी वाई एम दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लें, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे भी वही मिस्टेक हो गई है कि ये वाई एम जो है वो कॉमन यहाँ से ये इसमें नहीं है, ये याद रखिएगा, ये कॉमन निकालिए। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। सो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2,
एंड कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो उसी पैटर्न पे जिस तरह पिछले में हमने किया था आपने इसको कर लेना है। करके देखते हैं कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। के एक्स टू से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया साइन के एक्स। अगर यहाँ पे जाते हो तो आपके पास के एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी टू माइनस ओमेगा टी टू से कैंसिल आउट होके ये माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। आपको पता है कॉज माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा के। सो ये माइनस साइन यहाँ से उस फार्मूले उस कंसेप्ट से ओमिट हो जाता है यहाँ से। सो आपके पास रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो क्या है, 2 sin kx cos omega t. So this displacement of the standing waves and amplitude of the resultant wave आपके पास क्या होगा। अब ये वाला ओमेगा टी है ना, ये थीटा को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है ये साइनोसाइडल करेक्टर को शो कर रहा है। अब आपका पूरा जो एम्पलीट्यूड है वो इसके इक्वल है, ठीक है, 2 sin kx के। तो इसी फैक्टर ने बताना है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, यानी किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम होगा और किन पॉइंट्स पे जाके मिनिमम। जिन पे मिनिमम होगा वहाँ पे नोड बनेंगे और जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे आपके पास है एंटी नोड बनेगा। सो दिस एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन के एक्स इज मैक्सिमम, यानी जब ये वाला फैक्टर मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो अब ये वाला फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब के एक्स जो है वो हमारे पास के एक्स इतना के एक्स साइन 91 होता है, ठीक है। यानी अगर के एक्स 90 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2, तो अगर आपने यहाँ से क्या निकाल लेना है, एक्स निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, तो के इधर जाके ये डिनोमिनेटर में चला गया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो के इधर जाके डिनोमिनेटर में चला गया। आपको पता है कि के वेव वेक्टर है, तो ये किसकी इक्वल होता है, 2 पाई ओवर लैम्डा के। तो आपने यहाँ पे के की जगह पे 2 पाई ओवर लैम्डा जब हम प्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास एक्स वो पॉइंट्स आते जाएंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनेगा। ये देखिए λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4। इसका मतलब है द लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड। ये वो पॉइंट्स है यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। सो अगर आपने ये भी वेरीफाई करना है कि 2 कंसेक्टिव एंटी नोड के बिटवीन डिस्टेंस क्या आता है, तो आप ये भी करके देख सकते हैं। इस वाले एंटी नोड से ये माइनस कर दो, 3 λ/4 माइनस λ/4, तो ये देखिए λ/2 आ गया। इस वाले में से ये माइनस कर दो तो λ/4। इसका मतलब है कि 2 कंसेक्टिव एंटी नोड का डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा, λ/2। सो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव आपके पास क्या आ गया, 2 sin की एक्स। तो ये सारा इस पे डिपेंड करता है, ये फैक्टर मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ये फैक्टर मिनिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। सो यहाँ पे आपने देखना है दिस एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम व्हेन साइन के एक्स इज मिनिमम, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन के एक्स कब होगी, जब ये ज़ीरो होगा, ठीक है। साइन ज़ीरो कब होता है, जब के एक्स ज़ीरो हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो। तो यहाँ से अगेन उसी पैटर्न पे ऊपर वाले पे आपने एक्स फाइंड आउट कर लेना है, कि इधर जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने कहा कि के तो हमारे पास 2/ओवर लैम्डा, क्योंकि हमने एक्स लैम्डा की फॉर्म में लेना है। सो यहाँ पे आपके पास x क्या आ गया, 0, λ/2, लैम्डा 3, λ/2। इसका मतलब ये वो पॉइंट्स आ गए यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है, 0 एम्पलीट्यूड है। सो अगर आप इनका डिस्टेंस वेरीफाई करना चाहते हो कि इनका डिस्टेंस क्या है, तो 2 कंसेक्टिव जो है नोड उनका आप ले सकते हो पॉइंट्स का डिफरेंस ले लें, इसको इसमें से माइनस कर लें, इसको इसमें से माइनस कर लें, तो आप देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस जो है वो λ/2 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 कंसेक्टिव नोड का डिस्टेंस जो है वो भी λ/2 है, लेकिन एक कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड का जो डिस्टेंस है वो λ/4 है। सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करें, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेप्ट नोड्स। अगर आप यहाँ पे देखें, इन स्टैंडिंग वेव्स पे जाएं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको फुल डिटेल में करें, तो हम इसको बस ये यहाँ पे देख लें कि ये वाला वो एरिया है जहाँ पे अब ये पॉइंट्स जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो है वो सिंपल हार्मोनिक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट्स है, ये नोड्स जो हैं वो अपनी जगह पे स्टेशनरी हैं, फिक्स हैं, एट रेस्ट हैं। तो इसका मतलब है सारी की सारी एनर्जी इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ही स्टे करती है।
तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती आगे। ये लें जी। हाँ जी, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेप्ट नोड्स। द एनर्जी इज जीरो एट नोड। ठीक है, नोड्स पे एनर्जी क्या है, जीरो है। द एनर्जी इज कन्फाइंड विद इन टू नोड्स। एनर्जी अब क्या हो गई, दो नोड्स के बिटवीन कन्फाइंड हो गई, यानी वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी, वहाँ पे ये कह ले कन्फाइंड हो जाएगी। दैट इज़ वाई दीज वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग। इसी वजह से इनको फिर स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल जो है वो आपने करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 हफ्ते हैं, इस वाला वीक भी और नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। सो ये वाला आर्टिकल था स्टैंडिंग वेव्स का। पहले आपने उसका कंसेप्ट देखना है, फिर उसमें एनोड और एंटीनोड का कंसेप्ट बताना है, हम स्टैंडिंग वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं। फिर उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि टू वेव मैथमेटिकली लेके उनको एडअप किया, एडअप करके वहाँ से पॉइंट्स निकाले कि किन पॉइंट्स में एंटीनोड बनेगा और किन पॉइंट्स पे नोड बनेगा। जी स्टूडेंट, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट फिर वो जो है नया आर्टिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू द वेव्स। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।